सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित वृत्त आरेख भारत में 5 राज्यों ए से ई में चावल के उत्पादन, जो कि परसेंटेज में दे रखा है, से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? राज्य सी में, ये राज्य सी है 18%। राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है? राज्य बी कौन सा है? ये है। तो आपको दिख रहा होगा ये 25% है और ये 18% है। 25 से 18 कितना कम है? तो आप बताएंगे 18 2 20 5 25 यानी कि 7%। और किससे कम है? 25% से। 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 7 चौके, यानी कि राज्य सी में चावल का उत्पादन राज्य बी में चावल के उत्पादन से कितना परसेंट कम है? 28%। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये फिजिक्स का प्रश्न है। क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यहाँ से क्या है, ये जो प्रतिरोध लगा हुआ है क्रमशः 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध, ये किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? आर निकाल लेते हैं। आर क्यों निकालेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। R1 क्या है? 12 ओम और R2 है 24 ओम। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 2 6 2 1 3, यानी कि 36 ओम आ गया। अब यहाँ से हमें R पता चल गया। V हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, कितना है? 6 वोल्ट। तो यहाँ से I आ जाएगा। V इज इक्वल टू क्या है? आई आर। V का वैल्यू 6, I हमें निकालना है। R का वैल्यू कितना निकला है? 36 ओम। 36 इधर आ जाएगा तो 6/36 बराबर I, यानी कि I का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 1/6। अब I का वैल्यू आ गया 1/6, किससे? V इज इक्वल टू आई आर से। अब हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है H। यहाँ क्या बोला जा रहा है? 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा कितनी होगी? तो H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो I हमने जस्ट अभी निकाला 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर 36, और R अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना? 36 ओम। ये हो जाएगा 36। टाइम कितना है? 1 सेकंड की बात हो रही है, तो 36 से 36 खत्म। तो यहाँ जो क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी वो कितना जूल होगी? 1 जूल। 1.0 जूल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 4 + 4 टू दी पावर n + 5 इज इक्वल टू 260 है, तो 5 टू दी पावर n + 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब 4 टू दी पावर n + 5 इज इक्वल टू, इस 4 को उधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा? 256, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब 4 के पावर में n + 5, इसको कैसे आप लिख सकते हैं? 256 को, 256 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। 16 16 256, और इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर दे रखा है ये 2। तो अब 4 के फॉर्म में 4 के पावर में 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। बेस बराबर ख़त्म,
एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + 5 है, उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1, 5 में से 4 गया, माइनस का 1 देगा क्योंकि +4 बड़ा है और ये हो जाएगा -5 छोटा हो जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए 5 टू द पावर -1 तो +3, 5 टू द पावर 3 में से एक गया 2, क्योंकि प्लस बड़ी वैल्यू नेगेटिव छोटी वैल्यू, तो प्लस का क्या देगा वैल्यू देगा, तो 5 का स्क्वायर 5 25। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि a एक न्यून कोण है और tan स्क्वायर a प्लस sec a इज इक्वल टू 11 है तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये आपने पढ़ा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से tan स्क्वायर या तो इसको sec में कन्वर्ट कर लीजिए या तो 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे tan स्क्वायर a यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर a उधर चला गया तो इधर बचेगा sec स्क्वायर a माइनस का 1। अब tan स्क्वायर a का वैल्यू sec स्क्वायर a माइनस 1 आया है, यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 और प्लस क्या है sec a, है ना। इस 11 को उठा के इधर ले आइए, -11 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ से क्या है द्विघात समीकरण का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा और वहाँ से हम क्या करेंगे sec a का वैल्यू निकाल लेंगे। उससे पहले क्या करते हैं sec a मान लेते हैं, जैसे ये x के बराबर है तो यहाँ पे x लिख लेते हैं, बार बार sec a लिखने की जरूरत नहीं। ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस का x और ये हो जाएगा -12, क्योंकि -1 और -11 क्या हो जाएगा -12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस 12 बराबर 0, x इंटू एक्स प्लस 4 -3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू मिलेगा आपको, एक मिलेगा x बराबर 3 और एक मिलेगा -4। तो माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, x बराबर क्या है 3। अब x बराबर 3 यहाँ पे रख दीजिए, sec a का वैल्यू आ गया 3। sec a बराबर होता क्या है, तो ये होता है कर्ण बटे वट आधार, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos का उल्टा sec, तो sec क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो ये 3 हो गया कर्ण और 1 हो गया, 3 के नीचे में क्या ऑलरेडी रहता है 1, तो हाइपोटेनस हो गया 3 और आधार हो गया 1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या निकलेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिये 9 माइनस 1 बराबर क्या मिलेगा 8। क्योंकि यहाँ पर मैं पी स्क्वायर इस तरीके से आप लिखते हैं ना, जब राइट एंगल ट्राइंगल में, थोड़ा सा और समझिए अच्छे से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये क्या होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर में मिलेगा एच स्क्वायर के बराबर में मिलेगा। और हम यहाँ पे पी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला हाइपोटेनस यहाँ पे ये जो है, और बी के स्क्वायर यानी कि बी की जगह पे 1 है तो 1, तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8, तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा √8 और √8 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2। अब पूछा किसका जा रहा है कॉट ए का मान क्या होगा, तो कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। अब आधार क्या है हमारा 1 और लंब क्या निकल के आया है 2√2, 1/2√2 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और उसके बाद इससे आप क्या निकालेंगे x निकालेंगे। x कहने का मतलब सेके का मतलब वैल्यू आ जाएगा निकल करके। यहाँ से इतना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये तो समझाने के लिए लिखा जा रहा है। अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो यहाँ से जैसे ही x इज इक्वल टू 3 आ गया तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे जो ये हमारा क्या निकल के आया है हाइपोटेनस अपॉन बेस निकल के आया है, और इसे माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे
3 तिये 9, 9 में से 1 गया 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 2√2। पी निकल के आ गया। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कॉट ए। कॉट ए बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। आधार हमारा 1 था और लंब क्या निकल के आया है 2√2। तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट उससे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये क्या है, फिर इस तरीके से ये जो है ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर के। तो ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला का पूरा अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देखिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। हर एक चीज़ को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर दिया हुआ है व्हाट, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, टेन का लंब बट्टे आधार है ना, और कॉट का दिया हुआ है आधार बट्टे लंब, सेक का आधार कर्ण बट्टे आधार, और कौसेक का दिया हुआ है कर्ण बट्टे लंब। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, बस ये रिवीजन के तौर पर मैं इस स्लाइड को लगा दिया गया है, जिससे कि क्या है अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो रहा है, कोई चीज़ भूल रहे हैं, तो आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लें। रिलेशंस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिएगा tan a बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और sec a अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। tan a और कॉट इन दोनों का रिलेशन होता है, कॉट का tan से रिलेशन होता है, सेक का किससे है, सेक का कॉस से, और कॉसेक का साइन से। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी संबंधित, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या है साइन ए है, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, उसी तरीके से सेक, और उसी तरीके से कॉसेक। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं, ये रखेंगे आप याद तो ये और ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर पूछा जाएगा तो ये साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप ये वाला याद रख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक पूछा जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर 10 पूछा जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से ये याद रख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स के फॉर्म में दे रखा है, यहाँ से इनको याद कर लीजिए। सिर्फ साइन का याद कर लीजिएगा, सारे के सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे, तो साइन को याद कीजिएगा, इसका जो उल्टा है यहाँ से देखिए 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1 इस तरीके से दे रखा है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 1 अपॉन, देखिए इसके पीछे भी बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था अच्छे से डिटेल से, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके देखिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर पूरा डिटेल से अगर बताएंगे छोटी छोटी चीज़ों को तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से आपको समझा देते हैं। और किस तरीके से ये आप फास्ट तरीके से अगर आप भूल रहे हैं तो उस चीज़ को और अच्छे से कैसे ईजिली मतलब कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और 1/√2 ये 45 डिग्री का तो वही रहेगा, और इसका आ जाएगा 60 डिग्री का, cos 60 का 1/2। तो एक याद रहेगा, ये याद हो जाएगा। 10 कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस 0/1 करिएगा तो 0 आ जाएगा, 1/2 बट्टे √3/2 करिएगा तो 1/√3 आ जाएगा। 45 डिग्री का मान 1। तो कुछ कुछ वैल्यू जो है बिल्कुल आपको एकदम माइंड में होना चाहिए सेट, यानी कि एकदम मगअप होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे 1045 का साइन है ना, 45 का साइन 30 का, ये सब एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये जो जितना दे रखा है ये सब अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर, इन सब का ठीक है, इनका भी इस्तेमाल होता है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इतना वाला जो ये सेंटर वाला आप देख रहे हैं ना साइन का, ये सब याद रहेगा तो ऑटोमेटिक किसी का भी पूछा जाएगा तो ईजिली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राम की वर्तमान आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। अब यहाँ पे
ये राम है और ये है भीम। राम और भीम की आयु में अंतर कितना है? 6 वर्ष का। 3 वर्ष बाद, अब यहाँ से क्या है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु से दुगुनी हो जाएगी, है ना? भीम की आयु राम की आयु से दुगुनी, यानी कि राम अगर 1 है तो भीम कितना हो जाएगा? 2। यहाँ से इसके बीच का गैप कितना है? 1। रेशियो में जो गैप है 1 है और ईयर में दे रखा है 6, यानी कि 1 बराबर 6 के, तो यहाँ हो जाएगा 6 साल और यहाँ हो जाएगा 12 साल। क्लियर? तो पूछा जा रहा है राम की आयु ज्ञात कीजिए, तो 6 में से 3 घटा दीजिए तो 3 साल हो जाएगा राम की आयु। अगर भीम की पूछता तो 12 में से 3 घटा देते तो 9 साल हो जाता भीम की। क्लियर? यहाँ से आंसर आ जाएगा राम की आयु कितनी हो जाएगी? 3 साल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 27 और n का लघुत्तम समाप्त वर्त 54 है और महत्तम समाप्त वर्त 9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू होता क्या है? p इंटू क्यू। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपने एलसीएम अच्छे से पढ़ा होगा तो एलसीएम एस सी एफ में एलसीएम इंटू एस सी एफ इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी क्या है? एक संख्या और ये है दूसरी संख्या। 27 और n का लघुत्तम समापवर्त इतना दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया? 54। और यहाँ पे एच सी एफ कितना दे रखा है? 9। एक, यदि 27 यानी कि p का वैल्यू दे रखा है 27 और n का, है ना, और q की जगह पे क्या है? n। तो इन दोनों का लघुत्तम और महत्तम ये दिया हुआ है। यहाँ से हमने दोनों को सेट कर लिया एक दूसरे से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए और n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिजिक्स का प्रश्न है। एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध यानी कि आर का जो वैल्यू है कितना दे रखा है? 0.5 ओम दे रखा है। समान पदार्थ में से निर्मित समान लंबाई एल और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा आर बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। क्लियर? ये फॉर्मूला आपने देख रखा होगा। अब यहाँ से क्या बोला गया? एल लंबाई यहाँ पे क्या है? एल की जगह पे एल और ए की जगह पर ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध कितना है? 0.5, यानी कि ये है 0.5 इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। सेकंड स्टेप में बोला जा रहा है समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई एल और 2a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए के जगह पे क्या है? 2a है। तो यहाँ पर में आर हो जाएगा नया वाला और रो एल ए की जगह पे क्या है? 2a। ठीक है, तो 2a काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना, यानी कि आर कितना होगा? तो आप देखिएगा रो है एल है और रो एल बाई ए का जो वैल्यू है कितना है? 0.5 और अपॉन इंटू में कर दीजिए 1/2। इसको हमने ब्रेक कर लिया है, रो एल बाई ए इंटू 1/2 अलग कर लिया है। और इसका जो वैल्यू है ये कितना दे रखा है? 0.5 और अपॉन में क्या है? 2। 0.5 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 तो रहेगा ही और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट नया वाला जो आर होगा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.25 ओम। 0.25 ओम, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर इज इक्वल टू रो, इसको इस तरीके से लिखते हैं रो एल बाई ए। अगला प्रश्न, 275 मूल्य की एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ होता है। उसने इसके लिए कितना भुगतान किया? तो 275 की वस्तु है, उस पर कितना छूट दिया जा रहा है? 5% का, यानी कि 95/100।
यहाँ से काट लीजिए, 25 चौके 100, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 11 पचे 55, 5 11 9 99, 99 100 100, ये हो जाएगा 4 बटे 4, यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 छके 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि ये हो जाएगा SP। अब 261.25 से आगे क्या बोला जा रहा है, फिर भी विक्रेता को 4.5% का प्रॉफिट होता है। अब 4.5% का प्रॉफिट होता है, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया, यानी कि हमें CP निकालना है। तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 4.5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 104.5%। क्लियर? प्रॉफिट इतना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहने का मतलब 100 पे कितना, 104.5। ठीक है, अब इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। पॉइंट के बाद दो डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो उसको बराबर कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, 0 से 0 खत्म। अब कैलकुलेट कर लीजिए, इसको पहले हटा लीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5 9 45, 9 2 11, ये 11 का मल्टीपल है। 2 1 3 3, 5 3 8 6 2 8, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल है। 11 का 11, 11 9 99, इसको भी काट दीजिए। 11 दूनी 22, 22 और 4, 11 3 33, 7 1 8, 11 7 70 और 5 11 पचे 55, 5 से कट गया। क्या ये 19 से जा रहा है क्या, 19, 19 से कम 19 और 20, 3 1 4, 19 दुना 38, 10 19 पचे 95, 125 आ गया। 125 को 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 250। तो जो CP निकल के आएगा, उसने इसके लिए कितना भुगतान किया, तो 250 रुपये का भुगतान किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस 7y इज टू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू एज इज टू 3 है, तो x इज टू y का मान ज्ञात करना है। देखिए 2x प्लस 7y अपॉन में क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, क्रॉस गुना कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 7 21y बराबर 8 चौके 32x माइनस वट 8 त्रिक 24y। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले लीजिए और y वाले टर्म को एक तरफ। 21 में 24 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 20 40, 5 45y इज इक्वल टू 32 में से 6 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 26x। x अपॉन वाई पूछा जा रहा है, तो 45/26 x, y इधर चला जाएगा अपॉन में, तो 45/26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए 3 8 1 है ना, तो यहाँ से आप देखिएगा 8 48 4 है, 3 तिये 9 कर लीजिए, 3 तिये 9 और 1 9 में से 1 गया 8, 8 8 64 माइनस 4 चौक इसका 16 कर लीजिए, तो 14 में से 6 गया 8 6 14, 5 में से गया 4, यानी कि इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, एक दूसरे से घटाना है। ठीक है, उसी तरीके से इसको कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 16, 16 9 25, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 64 माइनस 4, या 60 आ रहा है क्या, नहीं ये भी नहीं है, ये हो जाएगा 49 माइनस 9, 40 है क्या, ये भी नहीं होगा। 64 माइनस 9, 9 5 14 और ये 5, यानी कि 55 है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, घन, घन तो होगा नहीं, घन बहुपद ये भी नहीं होगा, द्विघात बहुपद ये नहीं होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो सीधा सीधा दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसका जो मेन होता है समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसी फॉर्मेट पे है, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों के गुणनफल और योगफल के
बराबर हो। तो सबसे पहले यहाँ से पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या हो जाएगा, -4/2, यानी कि ये हो जाएगा -2। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं तो वो क्या होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, -1, ए है 2, यानी कि आ जाएगा -1/2। दो वैल्यू निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है, जो इस समीकरण के मूलों के गुणनफल और योगफल के बराबर है। तो पहले इसका, इन दोनों का योगफल निकाल लेते हैं, नया वाला, है ना। इसका योगफल निकालिएगा तो आ जाएगा आपका -2 प्लस -1/2। तो इसे -2 -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा -5/2। ये मूलों का योगफल हो जाएगा, नया वाला। और नया वाला गुणनफल की बात करें तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1/2। माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से समीकरण बनेगा, कौन सा समीकरण, तो आपने पढ़ा होगा x² माइनस मूलों का योगफल, है ना, मूलों का योगफल इंटू एक्स। योगफल कितना है, -5/2 इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको और कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 5/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो जो नीचे में है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, नया वाला ये मिलेगा 2x² प्लस 5x और प्लस 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दो बार क्या करना था, मूलों के योगफल और गुणनफल को कैलकुलेट करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिएगा, ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ना, मूलों के योगफल से रिलेटेड और मूलों के जो गुणनफल है उनसे रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है c/a। यहाँ पे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब d बड़ा होता है 0 के, है ना, जब d का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, और भिन्न यानी कि असमान होगा। जब d बराबर हो 0 के, तो मूल वास्तविक और समान यानी कि बराबर होंगे। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो मूल काल्पनिक होगा और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। और अभी अभी जो क्वेश्चन बताया गया, जो समीकरण बन के आया था, इफ़ यू आर गिवन द टू रूट्स यानी कि अल्फा एंड बीटा, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस माइनस a प्लस बी अल्फा इन प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये समीकरण आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 1/3, है ना, कोई संख्या है, मान लीजिए उसका 1/3 उस संख्या से 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। यहाँ आपको कितना दिख रहा है, कितना कम है, 1 3 से कितना कम है, 2 कम है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 कम है। तो 2 बराबर 4 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। संख्या क्या होगी, ऑप्शन डी 6 संख्या होगी। तो इससे आसान क्या ही प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न, किसी 1.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई को मतलब बताना है आपको। तो देखिएगा, आपको क्या है, उत्तल लेंस से रिलेटेड है ना, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
उत्तर लेंस का फॉर्मूला जो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। लेंस की बात करें, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से हमें पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब यहाँ से जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 1/v का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना। तो ये हो जाएगा 1/v, वस्तु का दिया हुआ है, यहाँ पे f का वैल्यू दिया होता है, मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को। तो यहाँ पे u का दिया हुआ है, v का मतलब v निकालना है, 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और उत्तर लेंस की बात हो रही है तो ये हो जाएगा -12, है ना। ये 12 सेंटीमीटर है, बट उत्तर लेंस की बात हो रही है तो ये निगेटिव में, इसको साइन जो होगा निगेटिव में होगा। और 1 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि f का वैल्यू हो गया 8। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/8, और प्लस ये प्लस यहाँ बनेगा और इधर बराबर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1/12। 12 12 दूनी 24, 8 तिये 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 1/24। यहाँ से v का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24, क्रॉस गुना कीजिएगा तो v ऊपर चला जाएगा और ये 24 इधर चला जाएगा। तो v का जो वैल्यू निकल के आया 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे m। m बराबर क्या होता है v/u, v हमें निकला है 24 और u कितना था -12, तो 12 दूनी 24 यानी कि -2। और निगेटिव क्या है, निगेटिव क्या दर्शा रहा है, निगेटिव का मतलब हो गया प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा जा रहा है केवल, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और उसकी प्रकृति तो पूछा नहीं जा रहा है, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक, वास्तविक क्या बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव से क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ये चीज़ अगर पूछा जाता तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समलंबाकार क्षेत्र है ना, तो समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसका शेप ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से समलंब चतुर्भुज होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, समलंब चतुर्भुज है ना, समलंबाकार क्षेत्र P, ये है P Q R और S। पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, आर एस के। पी क्यू दिया हुआ है 12 और आर एस दिया हुआ है 22। ठीक है, ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, पी क्यू 12 और आर एस 22। पी क्यू और आर एस के बीच की जो दूरी है, पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी कितनी है, वो दे रखा है यहाँ पे 14 मीटर। दो फसलों को बराबर क्षेत्रों में बोया जाना है, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्र ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, तभी तो बांटेंगे ना। जो भाई दो फसल लगाया गया तो बराबर बराबर अगर बांटेंगे तो कितना एरिया में लगाया गया होगा। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 1 3, और इंटू हाइट, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है या हाइट कह लीजिए, ये हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 2 7 14, 7 चौके 28, 2 7 21, 22 23। अब 238 पूरा का एरिया आ गया है। अब इसको हाफ कीजिएगा तो दो प्रकार का फसल है तो हाफ हाफ नहीं हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 में 18, यानी कि 119 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्र का एरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 9,375 की राशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर गणना की गई 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो एक वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 8% दिया गया है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो कैलकुलेट होता है कैसे हो रहा है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक यानी कि 8% का हाफ कितना हो जाएगा 4%। 4% को फ्रैक्शन में कर लीजिएगा तो 25 चौके 100, यानी कि 25
अमाउंट कितना हो जाता है 26, और अर्धवार्षिक हो रही है तो 1 वर्ष बाद पूछा जा रहा है। 6 महीने का कितना स्लॉट? 2 स्लॉट, 6 महीना पे फिर 6 महीना पे कैलकुलेट हो रहा है। तो 6 महीने का कितना स्लॉट है? 2 स्लॉट है, तो इसको 2 बार कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 26। 25, 25 से 625 और 26, 26 से 676। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ 625 का वैल्यू दे रखा है, ये पी दे रखा है। तो 625 बराबर कितना है? 9375। तो ये पूछा जा रहा है ना? यही पूछा जा रहा है ना? तो 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो 676 इज इक्वल टू हो जाएगा 9375 अपॉन 625 इंटू 676। 25 से कैलकुलेट कर लीजिए। 25, 25 से 625, ये हो जाएगा 25 ये 75, 75, 5 80, 10 10 5 15 3 18, 25 छक्का 25 सत्ते 175, 75 7 5 12, 25 पंचे 125। क्या ये भी 25 से कटेगा? देख लेते हैं। 25 से कम 25, 5 7 5 12, 25 पंचे 125, यानी कि 15 से कट गया। और 15 इंटू 676 कैलकुलेट कर लीजिए। 15 छक्का 90, 9 15 सते 105, 105 और 9 कितना हो जाएगा? 105, 5 110, 114, यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन भी देखिए, 0 से पहले 4 किसका आ रहा है? ऑप्शन ए का। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 15 को, इसको 676 को पूरा पूरा कैलकुलेट करके निकालते रहिए बैठ करके। आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपका मकसद ये होना चाहिए जो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है? ना कि वहाँ पे पीएचडी करने बैठ जाना, है ना? जो पूरा पूरा कैलकुलेट करके प्रूफ कर रहे हैं। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट सही है, आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, तो आंसर आपको आ ही जाएगा, ठीक है? ये सब प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी से देखा। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरीके से डिस्टेंस है, ये है चोर, है ना? ये है चोर भाग रहा है ना? और डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर का। ये चोर है और ये है पुलिस, है ना? ये पुलिस है और ये चोर है। 150 मीटर का दोनों के बीच का डिस्टेंस है। चोर ने तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना प्रारंभ किया, यानी कि इसकी जो स्पीड होगी वो कितना है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या करता है? पुलिसकर्मी ने 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया। इसकी जो स्पीड है पुलिस की, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 मिनट तक भागने के बाद उनके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? 150 किलोमीटर, मतलब 150 मीटर डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का क्या है? ये स्पीड है। ये स्पीड है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव स्पीड्स के क्वेश्चन से आपको क्या दिखा? रिलेटिव स्पीड जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है? क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जाएँ तो क्या होता है? स्पीड घट जाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। जब ये इधर आ रहा होता है, जैसे ट्रेन वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो दोनों जुड़ जाता है, ठीक है? तो इसमें इस तरीके से नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चोर अगर इधर भाग रहा है तो पुलिस भी क्या है? उसका पीछा करके इधर ही जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 14 में से 13 गया तो कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। इसको आप, अब समय है तो समय बराबर यहाँ इसका समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 6 मिनट तक भागने के बाद उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ से एक काम करते हैं, डिस्टेंस जो है
सबसे पहले ये जो टाइम है ना 6 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 मिनट को आवर में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 6/60, यानी कि 1/10 घंटा। टाइम कितना हो जाएगा, 1/10 घंटा, 1/10 घंटा आ जाएगा। इसको हमने क्या किया है, इस 6 को ध्यान रखिएगा, हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड है कितना, 1, और टाइम कितना निकल के आया है, 1/10। और यहाँ पे एक जो है किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से गुना कीजिएगा। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या दे रखा है, 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। और यहाँ पे जो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/10। तो टाइम का हमने 1/10 लिख लिया। 1 किलोमीटर को हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1000 से गुना कर दिया, तो ये 1000 आएगा, मतलब 3 जीरो डाल दिया। इस पे डालिए 3 जीरो, या इस पे डालिए 3 जीरो, बात तो बराबर ही है। अब यहाँ से कट के ये क्या निकलेगा, दूरी 100 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ से दूरी कितना आ रहा है, 100 मीटर, और 6, ये कब आया निकल के, 6 मिनट तक भागने के बाद 100 मीटर कवर कर लिया गया। अब इनके बीच का दूरी अब कितना रह गया, 100 मीटर कवर कर गया, और था कितना डिस्टेंस, 150 मीटर। 100 मीटर हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 50 मीटर। तो इनकी दोनों के बीच की जो दूरी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 50 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, घंटे वाली सुई 18 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो देखा जाए तो 12 घंटे में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 12 तिये 36, यानी कि 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में बना रहा है 30 डिग्री, और यहाँ कितना पूछा जा रहा है, 18 मिनट। 18 बराबर क्या हो जाएगा, 30/60 गुने 18, 30 दूनी 60, 2×9 18, यानी कि 9 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन की आयु रोहन की आयु की, है ना, 150% है। ये है मोहन और ये है रोहन। रोहन की आयु का 150%, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, यानी कि ये मोहन है, तो ये क्या है, रोहन है। अगला देखिए, सोहन की आयु, है ना, ये है सोहन। सोहन की आयु रोहन, रोहन का कितना है, 2, रोहन की आयु का कितना है, 250%, यानी कि ये हो जाएगा 5×2 = 10 और 5×5 = 25, 2 से 2 कट गया, तो सोहन का कितना निकल के आ गया, 5। अब बोला जा रहा है, यदि इन 3 व्यक्तियों की आयु का योग 60 है तो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए। अब रेशियो में सारा का सारा आ गया है। मोहन का कितना आया है, 3, रोहन का कितना निकला, 2, और सोहन का कितना निकल के आया, 5। इन सब का सम कीजिएगा तो 5 2 7 3 10, और यही 10 बराबर किसके है, 60 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब 1 बराबर 6, तो रोहन का पूछा जा रहा है, रोहन कितना है, 2, तो 2×6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। क्लियर, बेसिकली कि हमने आपको यहीं पे समझा दिया क्यों, रोहन बराबर 2। जब रोहन को इधर लेके जाइएगा तो नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे रोहन, तो मोहन, और रेशियो में क्या आ जाएगा, मोहन का 3, रोहन का कितना, 2। ये सब रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 34 से 51 हो रहा है, 28 से 42, तो 46 से क्या होगा, ये आपको करना है। तो देखिएगा, 34 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 17, इसका 3 गुना हो जाएगा 51। उसी तरीके से 28 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 14, और इसका 3 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 42। सेम 46 का 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 23, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 69। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष आंकड़ा समुच्चय की
माध्यक बहुलक, यानी कि ये माध्यिका दिया हुआ है और ये दिया हुआ है बहुलक। तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए उसी आंकड़ा समुच्चय के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा होगा बहुलक बराबर, है ना, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहीं से सबका वैल्यू रख दीजिए, है ना। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन होता है माध्य माध्यिका बहुलक का। माध्यक क्या है 12, माध्यक मतलब क्या, माध्यिका, तो माध्यिका दिया हुआ है 12, तो ये हो जाएगा 12 तिये 36 माइनस माध्य तो पूछा ही जा रहा है तो 2a, और माध्यिका जो है, माध्यिका हो गया 12 और बहुलक कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15। इधर से 2a इधर आ जाएगा और 36 में से 15 घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 10.5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है, ये है माध्य। माध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है और रिलेशन उनके साथ का दिया हुआ है। जैसे माध्य बराबर पूछा जाए तो सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। मोड, मीडियन और मीन का रिलेशन, मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ से माध्यिका का फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ से बहुलक का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रेगुलर रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पे, माध्यिका पे, चाहे माध्य इस पे, बहुलक पे, या फिर इनके रिलेशन पे, तो इनको आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, जिसका ध्रुव P है, के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात हो रही है। जब उत्तल दर्पण की बात हो तो उसके लिए पहले तो साइन का बात करें। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी भी पूछा जा रहा है तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब साइन का पता लग गया तो पॉजिटिव निगेटिव वाला ऐसे ही निकल गया। पॉजिटिव, अब ये 10 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की दूरी वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या क्या R के बराबर होती है। तो PC जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, साइन तो हमने देख लिया था प्लस, और यहाँ पर में क्या है, एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C की जो दूरी होगी वो क्या होगी, इसके बराबर में है, और इसका वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रमशः 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है ना। 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको तो आर निकालना है। तो पैरेलल में, ये पैरेलल में दिया हुआ है, इसका जो आर हो जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन क्या है 10 प्लस 1 अपॉन 20, ये हो जाएगा 20, 2 प्लस 1 बराबर 3/20। तो आर पी यानी कि पैरेलल में है तो आर बराबर हो जाएगा 20/3। यहाँ से आर निकल के आ गया। अब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है तो वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। यहाँ पे हो गया 6 बराबर, यहाँ से आई इंटू आर का वैल्यू क्या है 20/3। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18/20। दोनों में 18, 2 दाहें 20, 18/20। आई का वैल्यू क्या निकल के आ गया
9/10, ध्यान रखिएगा। अब आई का वैल्यू आ गया 9/10, है ना। यहाँ से अब निकाल लीजिए पावर। P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। V का वैल्यू हमें पता है, V का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है, और I का वैल्यू भी जस्ट हमने निकाला 9/10। तो यहाँ से हो जाएगा 2×3=6, 2×5=10, यानी कि 9×3=27/5। पावर हमें निकल के आ गया है 27/5। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एनर्जी। E इज इक्वल टू क्या होगा ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी। और P हमारा कितना निकला है, 27/5, और टाइम कितना दिया हुआ था, 1 सेकेंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आपूर्ति की गई ऊर्जा, कुल ऊर्जा कितना है, तो E इज इक्वल टू होता है PT। E इज इक्वल टू PT। P हमारा 27/5 और ये है 1 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 25 और 2, 5×4=20, यानी कि 5.4 जूल जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 3 बार आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पहला तो ये जो ये समांतर क्रम में दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने निकाला R निकालने के बाद हम यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, I निकालेंगे। V इज इक्वल टू IR से I हमने निकाला। I निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। P निकलने के बाद हम क्या करेंगे, E का वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको तीनों लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिकरिंग वाला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न। देखिए 4 3 2 है, किस पे रिकरिंग नहीं है, 4 पे नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा। जिस पे रिकरिंग है उसके लिए 9 9, और जिस पे नहीं है उसके लिए 0, बराबर 400 कितना हो जाएगा, 28/990। 8 2 10 4 14, 9 9 4 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 9 से जा रहा है क्या, 8 2 10 4 14, 9 से तो नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 1, 4 चौके 16, 3, 4 से भी नहीं जा रहा है, 428 990। 2 2 से ही निकालिए, 2 चौके 8, 1 2 9 में 18, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 214/495। तो सीधा सीधा आंसर ही आ गया 214/495, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया। इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या दे रखा है, यानी कि आर का वैल्यू दे रखा है। आर का वैल्यू कितना है, 16। हमें सीधा सीधा पूछा जा रहा है एफ। तो आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है, 2f, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, 2f। आर का वैल्यू दे रखा है 16, 2 × f, 2 8 16, यानी कि f बराबर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको कैलकुलेट करना है, तो देख लीजिए 7×5 ये हो जाएगा 35, माइनस ये हो जाएगा 23, माइनस 35 माइनस वट 20, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का x, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 42। यहाँ से ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35 माइनस 20 10 30 5 35, ये हो जाएगा 15 प्लस x, माइनस का 15 और माइनस का x, 15 5 3 8, है ना।
तो ये हो जाएगा प्लस का 8 और माइनस का x, है ना। 35 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 28, 27, 27 3 30 5 35 और माइनस माइनस प्लस का ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 42। 27 इधर चला जाएगा तो 12 में से 7 5 12 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और पॉजिटिव में आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा। आपने अलजेब्रा में देखा होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर a है तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस वट 3a। अब a की जगह पे क्या है 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 का क्यू प्लस 3 गुने 8, 8 8 64 8 512 और ये हो जाएगा 24, 4 2 6 2 1 3 536 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू वट, सीधा सीधा 1 आ जाता है, क्योंकि 1 यहाँ पे रखिएगा 1 यहाँ पे रखिएगा तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ से जो मैंने बताया अभी, तो यहाँ पे आप देखिएगा, है ना, यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर a हो तो देन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस 3a। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है, इन सबको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समाप और महत्तम समाप वर्त का अनुपात इतना दे रखा है। उन संख्याओं का गुणनफल कुछ इस तरीके से है। लघुत्तम समाप वर्त और महत्तम समाप वर्त का मान ज्ञात करना है। तो दो संख्याएं इस तरीके से हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया गया, एलसीएम एचसीएफ का था, तो क्या था, एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू क्यू। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और दो संख्याएं क्या है, 3x, मान लीजिए 3x होगा और ये एक x है, तो इसका हो जाएगा 3x²। और यहाँ पे दे रखा है उन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 432। तो ये कट के क्या देगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी x² का वैल्यू 144। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। अब x का वैल्यू 12 आ गया तो कह रहा है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3 है, और एचसीएफ क्या है, 1 है, तो 12 दिया 36 एलसीएम हो जाएगा और 12 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक्स अपनी आय का 16% जो है यात्रा पर, 40% किराए के सामान पर और 14% परिवार के चिकित्सा पर व्यय करता है ना, चिकित्सा व्यय पर हर महीने खर्च करता है, ये मंथली खर्च है। उसके पास इतना की राशि बचती है, उसकी वार्षिक आय ज्ञात करना है। तो मान लीजिए 100%, यानी कि 100 उसका इनकम होगा। अब कहाँ कहाँ खर्च करता है, कैसे खर्च करता है, 1 2 3 4, 2 3, ये तो बचत हो गया। एक 16% खर्च कर रहा है, एक 40% खर्च कर रहा है और एक जो है 14% खर्च कर रहा है, और जो बचेगा वो क्या है, वो बचत होगा। तो 16 16 4 20 10 30, 40 30 70, यानी कि वो 70 खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, 30%, है ना। अब यही 30% किसके बराबर में है, उसके पास इतना की राशि बचती है, यानी कि 30% इक्वल टू हो जाएगा 9630। 30% बराबर इतना, तो बोल रहा है उसकी वार्षिक आय। तो पहले तो मंथली आय निकाल लेते हैं ना, ये तो मंथली का कैलकुलेशन था, तो मंथली कितना हो जाएगा, 100%, 100 का वैल्यू था, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 93630 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो उसका जो 100% का वैल्यू आ जाएगा 32100। तो ये आ जाएगा 32100, मंथली है। हमें बोला जा रहा है ईयरली, तो ईयरली एक साल में कितने महीने, 12 महीने, 12 से गुना कर दीजिए, 12 एकम 12 2, 1 12 दूना 24 1 25, 2 12 तिया 36 37,
38 लास्ट में 2 जीरो है तो इसको लगा दीजिए। 38 52 0 0, 38 52 0 0, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC और PQR में AB इज इक्वल टू AC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल की, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? तो दो त्रिभुज हैं इस तरीके से, ABC, है ना, और ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC, एंगल C जो है एंगल P के बराबर में है ना, एंगल C एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर में है। तो ये PQ आ गया तो ये क्या होगा? R होगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समद्विबाहु, समद्विबाहु तो दिख रहा है, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु है। या सर्वांगसम है क्या? सर्वांगसम, सर्वांगसम का तो कंडीशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर्वांगसम में जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल तो दिया हुआ है ना, सर्वांगसमता का नियम क्या कहता है? एंगल साइड, मान लीजिए एंगल कहीं ले लेते हैं, तो दो एंगल और एक साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और समद्विबाहु के लिए क्या है? समद्विबाहु के लिए दो भुजाएं बराबर है तो दो भुजाएं तो बराबर है। तो ये क्या है? दोनों जो है आपस में क्या है? समद्विबाहु है। ठीक है, क्या बोला जाए? त्रिभुज ABC और PQR में AB बराबर AC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो दोनों त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु है। सर्वांगसम न तो सर्वांगसम है और ना ही समद्विबाहु, सर्वांगसम है किंतु समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु है किंतु सर्वांगसम नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। ASA से क्या होता है? ASA की प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो एंगल और एक साइड समान होना चाहिए। ये इसमें क्या है? समद्विबाहु तो है, भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी हो सकता है इन दोनों में, क्या है? सिमिलर है, क्योंकि ये BQ दिया है, C इस P के साथ दिया हुआ है, तो A क्या होगा? R के बराबर में होगा, तो सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम आप इसे नहीं कहेंगे। किसी दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक के बीच का जो अंतर है, यानी A माध्य और बहुलक MO के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 72 है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभाविक रिलेशन, वो जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3m माइनस 2a। इनकी हेल्प से आपको क्या करना है? माध्य और माध्यक के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य, है ना, A माइनस M के बीच का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ से काम करते हैं, माध्य और क्या है? माध्यिका है, तो मोड नहीं है, तो यहाँ से मोड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मोड अगर उधर जाएगा तो 72 इधर आ जाएगा, तो मोड की जगह पे आप लिख सकते हैं A माइनस वॉट 72। यहाँ से मोड हट जाएगा, मोड का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो यहाँ तो मोड की बात हो नहीं रही है, तो हमने मोड का वैल्यू निकाल लिया A माइनस 72, और ये बराबर क्या है? 3m माइनस 2a। अब 2a वाले को एक तरफ लिख दीजिए, तो ये 2a इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस a, यानी कि ये हो जाएगा 3a, और ये हो जाएगा 3m प्लस का है ये माइनस, और ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 3 कॉमन, a माइनस m, 3 कॉमन इधर हो गया 3, और मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 72/3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी a माइनस m का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है, a माइनस m, तो a माइनस m कितना आ गया? 24। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी कि ये इस तरीके से शेप दिया हुआ है ना,
ये घनाभ के आकार का है। इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर लंबाई, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो चौड़ाई ही बड़ा है, लंबाई कम है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। ये इसका मान लीजिए चौड़ाई हो जाएगा, ये 10, लंबाई 5 दे रखा है और 15 सेंटीमीटर का क्या है, हाइट है। तो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल एक बॉक्स बनाने के लिए, तो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, एल बी क्या हो जाएगा, एल बी यानी कि 150 प्लस बी एच, एल बी 5 × 10 यानी कि ये हो जाएगा 50 प्लस बी एच 15 दाएँ कि ये हो जाएगा 150 प्लस एच एल, एच एल क्या है 15 × 5, तो ये हो जाएगा 75। सबको जोड़िएगा तो 150 200 यानी कि ये हो जाएगा 275, 10 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 275 × 2 बराबर 550। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनका फॉर्मूला, है ना। वॉल्यूम है, ये टोटल सरफेस एरिया, और ये लेटरल सरफेस एरिया है। इसको ध्यान रखिएगा। ये बेलन है, ये हॉलो बेलन है, खोखला बेलन, ये कोण, ये बाल्टी का दिया हुआ है, ये गोला का दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, और ये वॉल्यूम है, ये हॉलो स्फीयर है। नेक्स्ट है हेमी स्फीयर, हॉलो हेमी स्फीयर। कुछ इस तरीके से है, सबको पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला डीआई का प्रश्न है। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन, है ना, 2012 13 14 15 16 17 18, तो 2018 यहाँ होगा, ठीक है, तो देख लेंगे। 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी कि 2017 में कितना हो रहा है 94800 हो रहा है, तो इससे क्या होगा 2018 में 10% कम होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 10% कम मतलब 90%, यानी कि जीरो से जीरो खत्म। 9 8 72, 7 9 चौके 36, 36 4 40, 3 43, 9 9 81 4 85, यानी कि 2 जीरो इस पे लग जाएगा। यानी कि 2018 में जो है गेहूं का उत्पादन कितना होगा 85 32 00, 10% कम हो जाता है। तो वर्ष 2018 और 2015, 2015 का देख लीजिए, ये 2000 हो गया, 12 13 14, और ये हो जाएगा 15, है ना। 2015 में गेहूं के उत्पादन के बीच का अंतर 2018 का ये निकला है, 15 का कितना है 964 000, घटा लीजिए एक दूसरे से, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 08 00, 11 08 00, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार को अपने सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का प्रॉफिट हो। तो आप सीपी लिख लीजिए, एसपी लिख लीजिए, एमपी लिख लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है, अंकित मूल्य पर 8% का छूट। 8% का छूट कहने का मतलब क्या है, 4 दूनी 8, 4 25 चौके 100, 25 का चीज़ कितना में दिया जा रहा है 23 में, है ना। इस पे छूट दिया जा रहा है, 25 का चीज़ 23 में बेचा गया, उसके बाद भी इसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% कहने का मतलब ये हो गया 5 दिए 15, 5 20 पंचे 100, यानी कि 20 का चीज़ कितना में दे रहा है वो 23 में दे रहा है। अब क्या बोलना क्या है, निकालना क्या है, एक दुकानदार को अपने सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो यानी अंकित और इसकी बात हो रही है, तो इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करें तो 23 दूना 46, 460 ये हो जाएगा। इसका तो काम है नहीं एसपी का, इसको रहने देते। 25 दिए 75, 5 7, 25 दूना 50, 50 7 57, इसी का रिलेशन बताना है कितना अधिक, यानी कि 5 5 7 में से 6 गया 1 1 बटे क्या है 460 × 100।
115/460 गुने 100, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 4 6 10, 2 ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, यानी 5 से कट जाएगा 25%। 25% क्या होगा? सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य से अधिक होगा, यानी कि 25% अधिक होगा। 25% यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सिंप्लीफिकेशन टाइप का है। तो √530 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम अनुमानित बोला जा रहा है? तो 530 √530 आप देखिएगा तो ये किसके पास है? तो ये आपको मिलेगा 23 का रूट कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 529। तो ये 529 के पास है, तो इसकी जगह पे 23 लिख सकते हैं। अब प्लस आप 85 अपॉन क्या है 24 गुने 4, 4 छके 24, 6 से काट दीजिए, माइनस √255 यानी 256 के पास है, तो 16 16 256 16, और पूरे का क्या है 3 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 23 प्लस 85/6 माइनस 16, 6 कम 6 85/24 गुने 4, ये तो 23 आ गया, और ये है 85/24 इंटू क्या है 4 माइनस 16, और ये पूरे का क्या है डिवाइड 3। ठीक है, इसको कर लीजिए, 4 छके 24, 6 से इसको काटिएगा, 6 कम 6 2, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा डेसिमल में है, 6 कम 6 पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, यानी कि अनुमानित है तो इसको 14 ही लेके चलिए, ठीक है ना। 14 लेके चलते हैं तो कितना आ जाता है 4 3 ये हो जाएगा 7, और 2 1 3, और इसमें से 16 घटा लीजिए, 9 7 16, 2 में से गया 1/3, 3 छके 18 यानी कि 6 हो जाएगा। अब 6 के पास क्या है 7 है, अनुमानित ही बोला जा रहा है, तो 6 के पास का वैल्यू क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है 7, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा एग्जैक्ट तो आंसर नहीं निकलेगा, क्या निकले इसको डेसिमल में, एक्चुअली में क्या मैं सोच रहा था यहाँ डेसिमल में निकालने का क्या कोई फ़ायदा है क्या? तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, डेसिमल में कोई आंसर भी नहीं है, यहाँ पे अनुमानित बोला जा रहा है, तो अनुमानित कितना आंसर हो जाएगा? 6 के पास एक ही वैल्यू दिख रहा है 7, ठीक है। अगला है वेन डायग्राम का कुछ इस तरीके से प्रश्न है ना। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न अनुभागों में संख्याएं इकाइयों की संख्या दर्शाती है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, शॉप्स, कोल्ड स्टोरेज और एग्रो इंडस्ट्री। ऐसे कुल कितने कृषि उद्योग एग्रो इंडस्ट्रीज हैं जो या तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, यहाँ से इन दोनों को ओवरलैप करता हुआ एक साथ दिख रहा है, फूड प्रोसेसिंग है, या शीत भंडारण। शीत भंडारण ये है कोल्ड स्टोरेज, तो एग्रो इंडस्ट्रीज में कोल्ड स्टोरेज ये है, तो 7 और 3 इन दोनों का क्या है कुल पूछा जा रहा है। ऐसे कुल कितने कृषि उद्योग या तो कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं या शीत भंडारण है, तो ये हो जाएगा 7 3 10। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, तो शेप ले लेते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। कोई नहीं, इस तरीके से है समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये डी। ए डी है ना, ए डी और ए सी, ये हो जाएगा ए सी। ए डी और ए सी के मध्य बिंदु की बात करें तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु, इसको कुछ भी मान लीजिए, पी क्यू मान लीजिए। ए डी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो है कितना है, 2 इकाई है, 2 यूनिट है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी कि इसका जो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जो है, इन सब का जो परिमाप है वो कितना है, 20 यूनिट है। तो ए बी, ये ए बी पूछा जा रहा है। ठीक है, अपने आप इसको देखिए, ए डी सी को देखिए, ए पी सी को देखिए, ये सेंटर है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, ए पी बटे वट पी डी बराबर ए पी बटे पी डी ए क्यू, है ना, ए क्यू बटे क्यू सी, ये इसके बराबर में है ए क्यू बटे क्यू सी। ये बराबर क्यों है आपस में, क्योंकि आपने थेल्स पर में पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, ये इसके बराबर में होता है, और ये वाला अगर सेंटर से इस तरीके से ट्रायंगल है ना, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये इसको सेंटर से काट रहा है तो ये क्या है, इसके पैरेलल है। पैरेलल जब ये इसके होगा तो थेल्स पर में से क्या होता है, ए यहाँ पे हो जाएगा बी सी, और ये क्या है डी ई होता है। तो ए डी बट्टे क्या होता है, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए सी बट्टे क्या है, ए बी सी डी और ये ई। तो ए बट्टे क्या हो जाता है, ई सी। ये आपने पढ़ा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे है यहाँ पे ए पी बटे पी डी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, और एक और इसमें आपने पढ़ा होगा, ये तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा आपने पढ़ा होगा ए पी बटे ए डी बराबर ए डी, ये है ना, ए डी बटे ए बी, और बराबर होता है ए क्यू बट्टे ए सी, है ना, ए क्यू बट्टे ए सी। और जब ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, तो पी क्यू बट्टे क्या होता है, डी सी। तो आप ध्यान दीजिएगा, पी क्यू कितना है, पी क्यू बट्टे डी सी बराबर पी क्यू कितना है, 2, इनका जो रेशियो दे रखा है, अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 के बराबर में है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेंटर है तो ये दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। ये 1 है तो ये 1 है, तो ये 1 है, 1 है, तो ए पी बटे ए डी, ए पी अगर 1 है तो ए डी कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा 1/2 के, ठीक है ना। 1/2, ए क्यू बटे ए सी 1/2, पी क्यू बटे डी सी, पी क्यू बटे डी सी बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2। तो पी क्यू का वैल्यू जो दे रखा है, यानी कि एक का वैल्यू दे रखा है 2, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब डी सी जो निकल के आया, ये 4 निकल के आया। पूछा क्या जा रहा है, ए बी का, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना। तो समांतर है और क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी कि बराबर होगा। ये 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यूनिट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी ए सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है
तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, थेल्स प्रमेय पे ही आधारित है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए आख्यान का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों को संख्या को दर्शाती है। ये हो गया लड़के, बॉयज़, ये एथलीट्स, ये कॉलेज स्टूडेंट। ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के छात्र और एथलीट दोनों हैं? कॉलेज के छात्र हैं और एथलीट हैं, यानी कि 9। 9 सारे को क्या कर रहा है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। देवेंद्र एक काम को 20 दिन में, जबकि ईश्वर उसी काम को कितना? 25 दिन में पूरा कर देता है। यदि वह देवेंद्र से प्रारंभ, यानी कि एकांतर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, देवेंद्र से प्रारंभ करते हैं और एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो देखिएगा, 20 और 25 से यहाँ टोटल वर्क निकाल लीजिए। 2500 है ना, 20 पंचे 100, 25 चौके 100, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 9। हमें कितना है? 100 करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 99 काम होगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 दिन होगा। यानी कि 22 दिन में कितना काम हो जा रहा है? 99 काम। अब काम कितना बच गया है? एक काम। और इस एक काम को अब कौन करने आएगा? देवेंद्र। और देवेंद्र का जो एफिशिएंसी है कितना है? 5 का एफिशिएंसी है। तो 1/5, एक काम करना है 5 की एफिशिएंसी से, तो दिन कितना लगेगा? 22.1/5 दिन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, या शायद सही है, क्योंकि इसका परिमाप 4 है, यहाँ पे 20 है, ये 4 है, 4 है। इसका अलग अलग वैल्यू आ सकता है। ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रश्न आपको पूछना है, तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।